नर्मदे हर। दीदी शायद जहां आप हैं क्या कुछ नेटवर्क इशू है, क्योंकि आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ। ओ प्रणाम नर्मदे हर। हेलो। सुन पा रहे हो? नहीं, आपकी आवाज बहुत कट रही है और थोड़ा सा पिक्चर भी स्टेबल हो गई है। हाँ अभी ठीक है। नर्मदे हर, ग्वारी घाट को मेरा प्रणाम। और बहुत से लोग शायद जुड़ रहे होंगे, तो उनमें से कोई थोड़ा मैसेज मुझे करे, क्या उन लोगों को आवाज सुनाई दे रही है, क्या वो सुन पा रहे हैं? पंकज अरोरा जी, हमेशा की तरह सबसे पहले नर्मदे हर। दीदी ग्वारी घाट जबलपुर से जुड़ रही हैं, और आप में से कोई लिख के मुझे बताइए, आप लोग दीदी को देख पा रहे हैं क्या? एक बार फिर से शुरू कर डॉक्टर साहब। दीदी की तरफ शायद सिग्नल कुछ वीक हो गए हैं और उनका स्क्रीन नहीं जुड़ पा रही है हमारे साथ। मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है, सब लोग लिख रहे हैं। तो मैं अभी दीदी को एक फोन करवाती हूँ, कि पूछती हूँ क्या प्रॉब्लम उधर से आ रही है, क्योंकि आज उन्हीं को ही बोलना था। दीदी प्रणाम दीदी। हाँ जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर की धरातल पर आपका स्वागत है। और सभी जुड़ने वालों को मैं एक बात बता दूं कि दीदी ग्वारी घाट जबलपुर से हैं, और यद्यपि उन्होंने संन्यास लिया हुआ है, धर्म के मार्ग पे हैं, लेकिन वो संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने अपने मानवता के कार्यों को बिल्कुल एक, जैसे एक हम सब लोग होते हैं वैसे ही सब निभाया। हालांकि उन्होंने एक दुर्गम मार्ग पकड़ा है। वो वहाँ पे आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा देती हैं, उसके लिए एक स्कूल चलाती हैं। और चूंकि मैं वहाँ कई बार जा चुकी हूँ और मैंने देखा है कि हम सब के अपने घरों में जब एक दो तीन बच्चे ही होते हैं, आसपास भाई बहन होते हैं, उनको ही पढ़ाना कितना कितना मुश्किल होता है, उनको समझाना कितना मुश्किल होता है। और ऐसे में एक स्त्री जो पूरी तरह से सन्यासी है, उसने अपने सन्यास में भी
ऐसा कुछ ना कुछ सोचा कि वो लोगों के लिए कुछ करें, मानवता के लिए करें, और उन आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर कार्य किया जिन घरों के पास पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, और वो बच्चे वहीं हॉस्टल में रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कई संस्कार भी सीखते हैं। और अभी कोरोना काल में भी जिस समय हम सब अपने अपने घरों में बंद थे और बोर हो रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे क्या करना चाहिए, ऐसे में मैत्रेयी दीदी ने पूरे समय ऑनलाइन क्लासेस कराए और ऐसा समझाया उन्होंने उन बच्चों को कि एक दिन भी वो कहीं भी ड्रॉप ना करें, उनकी शिक्षा ड्रॉप ना हो। मैं आपका परिचय दे रही थी सबको। आपकी तरफ से सिग्नल नहीं आ रहे हैं क्या? आपकी तरफ से भी कट जा रहा है। आज ये जब से ये हुआ है ना, ये सारा किसान आंदोलन का जो सब हुआ है, दोपहर के बाद से बहुत प्रॉब्लम हो रही है सिग्नल में। और मैं आपसे तब तक परिचित करा रही थी नर्मदे हर की धरातल पर के लोगों को कि कैसे जहाँ दैनिक जीवन में हम सबको, माताओं को, बहनों को एक एक बच्चा पालना और उनकी शिक्षा पर ध्यान देने में ही इतना मुश्किल होता है, ऐसे में आप पूरा एक स्कूल चला रही हैं और वो बच्चे वहाँ रहते भी हैं, उनको दैनिक संस्कार भी सिखा रही हैं। और मैंने दीदी का वो देखा है प्रशासनिक तरीके से बच्चों को पढ़ाना, कि खुद बहुत टाइमली जाना और बहुत टाइम से उनको पूरा होमवर्क देना, ऑनलाइन क्लासेस देना। पूरे कोरोना काल में शायद दीदी एक अकेली ऐसी स्त्री रही होंगी जिन्हें मैंने फ़ोन किया और मुझे पता चला वो बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त हैं। वो उस समय पे भी पूरी तरह से समर्पित थी। हालांकि बहुत लोग संन्यास लेते हैं और उस संन्यास के बाद वो अपने धर्म कर्म के कार्य में लग जाते हैं, लेकिन ऐसे में एक ऐसा मार्ग चुनना जिसमें आप उन झोपड़ियों के, उन घरों के, उन मिट्टी के घरों के बच्चों को आप लेकर आओ और उन्हें इतनी शिक्षा दो कि वो जाकर महलों पे राज करें, ये सोच बहुत कम लोगों की होती है। तो दीदी से ही जुड़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपको ही सुनने आज सब प्रतीक्षारत हैं। तो दीदी, मुझे प्रश्न मेरा वही है जो मेरे लोगों का है, बड़ा स्वाभाविक सा, कि साधारणतया जिस उम्र में हम सारे लोग अपने लिए करियर ओरिएंटेड होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच पाते हैं, उस समय आपने संन्यास के बारे में सोच लिया था। तो क्या शुरू से ही ऐसा था या कोई ऐसी घटना जिससे आपका मार्ग बदला? सबसे पहले नर्मदे हर और आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज गणतंत्र दिवस तो सुबह से ही हम लोग बिजी हैं, तो उसकी शुभकामनाएं। मतलब कोरोना काल के बाद आज पहली बार अपने स्कूल प्रांगण में मैंने बच्चों को राष्ट्रगान गाते हुए देखा। अच्छा लगा। 15 अगस्त तो हमने ऑनलाइन ही किया, देखिए 26 जनवरी जो है हमने बच्चों को बुलाया था। जो मैं आपको कुछ, आज गणतंत्र दिवस है तो थोड़ी सी बातें मैं गणतंत्र दिवस के ऊपर मैं बता दूं, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अपने बारे में चर्चा करना कुछ अजीब सा लगता है कि अपने बारे में हम ही कैसे बोले। आज गणतंत्र दिवस है तो आज सभी का मन राष्ट्रीयता से भरा हुआ है। आज का दिन मांगलिक भी है और सांकेतिक भी। आज का दिन जो है, ये राष्ट्र ध्वज जो है संकेत देता है। मैंने बच्चों से भी ये बोला आज कि जैसे आप सारे पर्व में अपने नए नए वस्त्र पहनते हो, अच्छे से कपड़े, गहने, वस्त्र, सब कुछ, तो आज राष्ट्रीय पर्व के दिन आज बच्चों को डांटनी पड़ी सुबह सुबह। राष्ट्रीय पर्व के दिन अब चूंकि आपने बताया कि बच्चे जो है ग्रामीण अंचलों से आते हैं, तो एक बच्ची के स्वेटर यहाँ से फटा हुआ था, एक के शूज आधी फटी हुई थी। हालांकि उनके बैकग्राउंड जो है वो तो है ही है कि लॉकडाउन के कारण कोरोना के समय उनके माँ बाप भी कहीं काम पे नहीं जा सके, घर पे ही बैठे रह गए। लेकिन फिर भी मैंने उनको ये बोला कि राष्ट्रीय पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है ये। राष्ट्र ध्वज तो हमें संकेत देता है, संकेत ये देता है कि कितने बलिदानियों के बाद कितने जो ऐसे शहीद हुए, उनका आशीष हमें ये व्यक्त करता है राष्ट्र ध्वज।
उनके नमन करने के लिए यहाँ हम एकत्रित हुए हैं। आज उनको याद करने के लिए, कुछ और ना कर सके तो कम से कम आज राष्ट्र ध्वज को सलाम करने के लिए आप अच्छे से तैयार होकर अच्छे से आप स्कूल को अच्छे से सजाओ। हमें कितना अच्छा अवसर मिला है कि 10 महीनों के बाद हम पुनः विद्यालय में आप और हम एकत्रित हुए हैं। और बात आपने हमारे संन्यास की बात कही, तो ये अकस्मात हुआ, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो साइंस स्टूडेंट रही हूँ। बस ये है कि मेरे पिताजी गुरुजी से जुड़े हुए थे और कोई पत्रिका आती थी तो मैं पढ़ती थी जरूर। इधर साइंस ना, इधर दिलचस्पी होती थी ये क्या है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि उसका जो आधार है वो विज्ञान। फिर मैं इसको दोनों में पहलू में हमेशा समझती रहती थी कि आखिर ये कैसे सुलझेगा, क्या है ये। और मैं एक बार गुरुजी का लेक्चर बनारस में सुना, फिर उनकी बात एक मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखो, भूख जब लगती है हमें, हमारा हाथ पांव सक्रिय हो जाता है, भोजन की तलाश के लिए हम निकल पड़ते हैं। आपकी बातें मैं डेली सुनती हूँ, आपका जो बताते हो आज किसानों के बारे में जो चर्चा की आपने, कि वो जो अन्न उन्होंने तो लगाया, फिर हमने उसको, मतलब कि उस अन्न, वो जो किसान जो इतना बड़ा यज्ञ करते हैं, वो खेती करते हैं, जो अन्न हमारे तक पहुंचाने में सिर्फ एक पैसे देकर हम अन्न नहीं खरीद सकते। उसके लिए कितने लोगों का योगदान है, और उसके बाद ही थाली में हमारे वो अन्न पहुंचता है। तो भूख लगती है तो हम अन्न की तलाश में निकल जाते हैं। ये जो डेली के जॉब सर्विसेज जो करते हैं लोग, किसकी करते हैं? नहीं लगेगी तो किसी से क्या जरूरत है, पेट अगर भरता नहीं है तो। इस शरीर में से तो सब कुछ करना है, तपस्या भी करनी है, साधना भी करनी है, कर्म भी करना है, जो भी कुछ करना है वो इस शरीर से ही करना है। और इस शरीर को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हम जब उसके बाद हम जब भूख अन्न की तलाश में हम जुटते हैं, जो भी कुछ करते हैं, कार्य करते हैं, हमें अन्न मिलता है, हम उसको पकाते हैं, फिर थाली में आती है, थाली में रहती नहीं है, कुछ पश्चात मुख में चली जाती है। मुंह भी तो अपने पास नहीं रखता अन्न। किसान भी अपने पास अन्न नहीं रखा, उसने दे दिया। हम अपने थाली में भी अन्न कितनी देर रखे हमने, उसके बाद हमने मुंह में डाल दिया। मुंह अन्न ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रखता। गुरुदेव जी से फिर उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन में गई, उसके बाद वो खाना वहां डाइजेशन हुआ, मुख में भी नहीं रहा, फिर इंटेस्टाइन में आपकी सब चली गई, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सब में चली गई, खाना डाइजेशन हुआ। तो रस पेट में भी नहीं रहा, जितनी आवश्यकता थी उतनी में सब चला गया, ऑक्सीजन एनर्जी के रूप में सब चला गया, वो सारा चीज जो इम्प्योरिटीज थी वो बाहर चली गई। फिर अभी देखिए, नाड़ियों में जो रक्त बह रहा है, और रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होती है हमारे रक्त में, वो ऑक्सीजन के साथ युक्त होकर एनर्जी जनरेट करती है। फिर क्या हो, आपको वो जो नाड़ियों में जो सारा चीज रक्त है वो भी बहता रहता है, फिर वो क्या, फिर हाथ चलते हैं कार्य के रूप में, वो एनर्जी के रूप में रक्त में एनर्जी जनरेट करती है, तब हम कार्य कर पाते हैं। फिर वो हमारे रक्त में भी नहीं रहती है, वो एनर्जी के रूप में बाहर चल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि त्याग की भावना जो है प्रकृति से लेकर इस देह शरीर में भी है। तो हम कहीं सब कुछ एकत्र कर रहे हैं। हम जब मैंने सोचा कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी, मेरे को ये था कि मैं सेवा करूंगी, सेवा की तो मन में ये परिकल्पना मेरे अंदर थी कि मैं डॉक्टर बनकर अपना जितने भी होते हैं निरोगी, जो रोगी लोग होते हैं उनकी भी फ्री सेवा करूंगी, ऐसा मन में था। ये नहीं था, जब गुरुदेव जी से मिली वही सोच जो मेरी सोच थी कि आप अपने पास जो है, आपके पास जो
चीजें हैं वो आपने क्या स्वयं बनाई है? नहीं बनाई, वो सब समाज से मिला है हमें। तो आपका हर एक पल, आपका हर एक क्षण समाज के लिए होना चाहिए। मैं आपको देखती हूँ और आपके पिताजी का भी मैंने सुना। आपके पिताजी की बातें सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि देखो रचिका, मतलब कि एक अपने केंद्र का वहां पे वो कैसे कर रहे हैं, इतना सेक्रीफाइस करके जनता के सामने जाना किसी भी हाल में। मैंने उनका पूरा सुना, उनसे जो वार्तालाप की, बुद्धि के हो बुद्धि कितने रही, वो सारी चीजें डाइजेस्ट मिली। तो आपका भी, मैं आपके कार्यों को भी नमन करती हूँ, आपके भावनाओं को भी नमन करती हूँ, उस ऐसे पिता को भी नमन करती हूँ जिसने ऐसी पुत्री को इस, इस देश में दिया, इस देश को समर्पित। आप जो है, आप भी तो अपना जीवन, ये बच्चा नहीं पाया है, ठीक है, आपको तो समर्पण पूरा है। अब कहाँ कम हो, क्या है हमारे में और आप कार्य तो आपकी। तो कहने का मतलब ये कि बंद होता है, एक दिन होता मैं साल में उत्तर प्रदेश की रहने वाली, मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश की है। वहीं पे एजुकेशन भी हुई। मेरे को कभी नहीं होता था कि मैं ऋषि मुनियों से, ऐसे सन्यासियों से जाकर मिले, क्योंकि हमारे वहां ऐसा कल्चर नहीं था मिलने का। दीदी की तरफ का नेटवर्क वापस से चला गया है और वो जुड़ेंगी, लेकिन अभी ऐसे सिद्ध लोग जब प्रोत्साहन देते हैं तो हौसला और बढ़ता है। आज मैं जहाँ तक पहुँची हूँ वो ऐसे ही लोगों के सानिध्य की वजह से पहुँची हूँ। इन्हीं लोगों ने मार्गदर्शन दिखाया मुझे, इन्हीं लोगों के जीवन से मैंने सीखा भी कि कैसे समर्पण करें, कैसे निष्ठा रहे, कैसे भक्ति रहे। और जब आपके आसपास की संगत इस प्रकार की होती है तो उसकी ऑरा का, उसकी ऊर्जा का आप पे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हमारे बड़े लोग बोलते भी थे कि संगत हमेशा देख के करनी चाहिए। आप उसी संगत से पहचाने जाते हो, आपका उसी संगत पे आपका असर होता है। तो ऐसे ही दीदी लोग हैं, ऐसे ही महाराज और स्वामी जी लोग हैं, साधु संत और साधक लोग हैं, जिससे पिछले कई सालों से मेरा साक्षात्कार हुआ है। इनके सानिध्य में जीवन पल रहा है, इन्हीं से प्रोत्साहन मिल रहा है। दीदी फिर से जुड़ी हैं। दीदी वो ठीक है कि सन्यास होता है, लेकिन एक आम तौर पे अगर उथली बात समझी जाए तो कहा जाता है सन्यास के बाद आम तौर पे कथा भाषण या तो फिर इसी तरह का कुछ अपना सत्संग या ये सब रहता है। मैं जब जबलपुर ग्वारी घाट आपसे मिली तो मैं ये देख के बहुत हिल गई कि इतनी आधुनिक सोच की एक स्त्री पूरा विद्यालय इतनी शानदार तरीके से चला रही हैं। आप अपना जो अपनी पर्सनल व्यक्तिगत खेती भी सब घर पे कर रही हैं, क्योंकि आश्रम में कोई भी सब्जी बाहर से नहीं आ रही है। तो कैसे, मतलब बच्चों के प्रति वो समर्पण कैसे जागा कि बच्चों के लिए पढ़ाई का शुरू करना है? हाँ, ये तो आप कृपा ही कर लीजिए हमारे गुरुदेव की। जब मैं यहाँ पे पहली बार जब चूंकि ये हमारा मेन ब्रांच जो हमारे पिंजौर में है और ये उसकी ब्रांच है ये, तो जब मैं यहाँ पे आई तो पहले कुछ समय के लिए आई थी, बच्चों को देखा मैंने। तो उस समय 4 साल पहले की बात है, बच्चे जब प्रेयर में खड़े होते थे तो किसी के पैर में चप्पल, किसी में जूता, किसी के में नंगे पांव। यहाँ की बच्चों की स्थिति ये थी। तो मतलब कि मेरे को ये लगा कि अचानक ऐसे लगा कि नहीं, अगर मेरे को जब गुरुजी ने हमारे बोला कि आपको एजुकेशन जो है स्टॉप नहीं करिए, आपने बताया है कि कथावाचक, संन्यास के बाद लोग कथावाचक होते हैं और सब कुछ, तो हमने कहा कि क्या पता हमें गुरुजी वो आदेश दे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने बोला जो आपके पास जो शिक्षा है, आपके पास, आपको हमने स्वामी नहीं बनाया है, आपको स्वामी बन के इस देश की सेवा नहीं करनी है, एक सेवक बन के देश की सेवा करनी है।
और सेवा वो कैसे हो सकती है? आपके पास जो है वो दो समाज को, क्योंकि आपका पूरा शरीर, आप जो वस्त्र पहनते, सब कुछ, एक एक चीज, हर एक छोटे सदस्य के कार्यों से आपको मिला है, आपके सिर्फ पैसे देने से नहीं मिला। मैं वही बात फिर कहना चाहूंगी कि इस शरीर को बनाने में और हमारी पूरी एजुकेशन को बनाने में हर एक छोटे बड़े का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे गुरुदेव जी, हमारे मिशन में कोई भी कथावाचक नहीं है। हमारे सारे मिशन के लोग, आपने सबके बारे में जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन दीदी जी को तो आपने देखा ही होगा, उनके कार्यों को देखा होगा। तो हमें भी बच्चों को ये लगता है कि, और चूंकि मेरे एजुकेशन, एमएड किया था, एजुकेशन तो हमारा ऐसा था कि मुझे था कि नहीं, मैं बस एक बार गई वहां बच्चों के पास, फिर बच्चों ने ये हमसे पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, फिर मेरे को ये लगा कि नहीं, इसका मतलब कि बच्चों को जरूरत है और मुझे करना चाहिए, मेरे पास जो चीज है वो देना चाहिए बच्चों को। बस धीरे धीरे मेरा हर एक पल, यहाँ तक कि क्या चीज होना चाहिए, आपकी इतना सेशन हो चुका, वो सारा चीज मैं सुनती रही। मैंने भी दिमाग में ये आया, क्यों नहीं बच्चों के पाठ्यक्रम में भी वाटर कंजर्वेशन क्यों नहीं रखा जाए? बहुत छोटे बच्चों से ही क्यों नहीं शुरुआत किया जाए? जल संरक्षण का जो कार्य है, हम क्यों नहीं छोटे बच्चों से शुरुआत कर दे? क्योंकि बच्चों को जो हम चीज सिखाते हैं, ये आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, यही तो है। स्कूलों में नहीं सिखाएंगे, कॉलेज में सिखाने का जो उद्देश्य वो छोटे बच्चों को ही होता है, और स्कूलों का जो लेवल है उसी में हम सिखा सकते हैं। तो बस हम इसी कार्य में लग गए, बच्चों को हमारा हर एक बच्चों में बीतता गया। और एक और चीज है कि बताए गुरुदेव जी कहा करते जी, आपके कार्यों को सबसे पहले तो इसलिए नमन की जो कथा होती हैं वो ठीक है, हमारे हिंदू धर्म का एक अंग है और सभी की प्रति मेरी निष्ठा और समर्पण है। लेकिन आमतौर पे मैं देखती हूँ जब भागवत कथा हो रही है, श्री राम हनुमान कथा हो रही है, तो नीचे जो है वो वयस्क लोग ही बैठते हैं, बच्चे तो ना बिठाले जा सकते हैं, ना उनको समझ में आता है। तो वो भी आवश्यक है, क्योंकि कुछ भटके हमारे जैसे लोगों को मार्ग दिखाएं। लेकिन आप जो कार्य कर रही हैं वो तो बीज में ही, नींव में ही योग्यता डालने वाला कार्य है, जो मुझे लगता है कि कई गुना ज्यादा बेहतर है। उस कथा अगर आप करती तो शायद कुछ वयस्कों को मार्ग मिलता, और लिखे हुए पे लिखना बहुत मुश्किल होता है, खाली स्लेट पे लिखना बड़ा आसान है। आप उन खाली स्लेटों पे इतना सुंदर गुण लिख रही हैं जो आने वाले भारत की पहचान है। और अगले महीने नर्मदा जी का प्रकाट्य उत्सव है, हम सब अवगत हैं, और उसी कारण से ये मुहिम चलाई गई है कि आप जैसे सिद्ध और दिव्य विभूतियां नर्मदे हर की धरातल पे आएं और हमसे कुछ साझा करें जल तत्व को लेके अपने सुझाव, ताकि हम प्रयासरत रह सकें। जैसा कि आपने बोला, आप अपने बच्चों को भी अब जल तत्व से साक्षात्कार कराने वाली हैं, समझाने वाली हैं, तो अभी तो हमारे बच्चों को समझाइए। जी जी, हाँ, तो ये तो खैर बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि आप सबने सुना होगा, बचपन से लेकर हम पढ़ते आए हैं कि जल ही जीवन है। ऐसा हम अभी सिर्फ एक निबंध ऐसे राइटिंग में ही लिखा करते थे कि जल ही जीवन है, क्योंकि उस समय हमें ये बात समझ में नहीं आई थी कि जल है, जल ही जीवन है। आखिर क्यों? जल है तो प्रकृति है, जल है तो पर्यावरण है, अब पर्यावरण है तो संस्कृति है, अब पर्यावरण है तो हमारे संस्कार हैं, अब पर्यावरण है अगर तो ही हम सुखी हैं, अब पर्यावरण है और नहीं है तो हम दुखी है। इसका जो मूल जो है क्या है? जल है। अगर आज देखिए भारत में अगर देखा जाए, आप इंडिया के मैप में देखो तो भारत में आधा जो हमारा जो है, वो आधा जो पूरी हमारे जो राज्य हैं वो मोस्टली जल में, जल ज्यादा है, और आधा पूरा सूखा। अभी भी हमारे कुछ कितने ऐसे जगह हैं जहाँ पे जल का अभाव है, जल पर्याप्त नहीं है। लेकिन जहाँ जल पर्याप्त है वहां लोग वो चीज नहीं समझ पाते। उनसे पूछिए जहाँ जल का अभाव है, जहाँ जल का अभाव है वहां ऐसे भी लोग हैं। अभी मैंने न्यूज में सुना था एक जगह कि वो क्या करते हैं, ट्रायंगल ऐसा कुछ लोहे का बनाते हैं और उसके चारों तरफ वो बोरी, जो गेहूं की बोरियां होती हैं, उसको ऐसे लपेट कर, क्योंकि हमारे वायुमंडल में भी तो वाटर ड्रॉपलेट्स है,
वो हमारे वायुमंडल में भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो वो क्या करते हैं, जब हवा चलती है तो उसमें ऐसी कुछ चीज लगाते हैं, उसका कुछ नाम है यंत्र का, मैं आपको बता दूंगी। तो उसमें क्या वायुमंडल, अभी वो नीचे एक कंटेनर रखते हैं, वो वायुमंडल से जल को एकत्रित करते हैं, ड्रॉप ड्रॉप जो है वो नीचे उस पॉट में एकत्र होता जाता है। आप सोचिए, जहां 15 मील या 21 मील तक जाकर जहां महिलाएं जाकर पानी लाती हैं, और वहां पे ऐसा ट्रीटमेंट किया हुआ है। ये भारत में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में कि ऐसा ऐसा कहीं दूसरी जगह है जहाँ पे एक गांव है, वहां पर है ये जगह। तो मतलब वहां पे ये चीज एक टेक्निक अपनाई गई है। और फिर अब वो ये चीज हर, जैसे कि पावर प्लांट आप लोग आपने सुना होगा, खेतों में हर जगह लगाई हो, लोग अपनी अपनी जमीनें देते हैं। सबके खेतों उस तरह का वो यंत्र लगाया है जिसके कारण से वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और उस कंटेनर में रात भर वो अपना एकत्रित हो जाता है, दिन भर, फिर सवेरे जाकर, अतः सप्ताह भर जाकर उसके बाद भरते हैं अपने वो घरों के पानी। जब ये चीज सुना तो मैंने कहा कि देखो, जहाँ पे पानी है, जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में है, उसको कितना लोग वेस्ट करते हैं। उनको देखो जो बूंद बूंद हफ्ते भर इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उनकी दैनिक क्रिया चालू होती है। और हम क्या है, हम तो गए, नहाए भी और पानी बहाया भी। तो मैं बस इतना एक बात आपको और कहना चाहती हूँ कि लोगों के जब तक दिमाग में ये बात वाटर संरक्षण का या संरक्षण का कोई ये बातें नहीं जाएगी, क्योंकि मनुष्य के पास तो 3 चीज तो है ही है, हेड भी है, हार्ट भी है, हैंड भी है। अगर जब तक दिमाग में हम कोई चीज हम नहीं उनको डालेंगे, तब वो दिल से सोचेंगे ना उसको, तब उसको कार्यान्वित में लाएंगे। तो ये क्यों ना हम ये पहल, मैं चाहती हूँ कि जैसे आज की जनरेशन जो है वो जगह जगह कुछ भी चीजें होती हैं जिससे जुड़ी हुई चीजें होती हैं, मिलती हैं या देखती हैं। हम जल संरक्षण के बारे में प्रशासन ने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, सब कुछ लगाया, मतलब ये बड़े स्तरों पे हुआ है, ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है, लेकिन कितना सक्सेस है वो मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर भी जो होती है, पानी की वेस्टेज बहुत होती है। तो अभी एक आपकी वृंदावन की माता जी ने भी, जो मैंने उनकी भी बात सुनी थी, उन्होंने बताया था कि छोटे पहल से हम क्यों नहीं शुरू करें। बात सही है, कुछ चीजें पोस्टर या ऐसे बनाकर, जहाँ पे नर्मदा किनारे जहां जहां जो स्कूल्स हैं, अगर, क्योंकि बड़े तो ठीक है, हम कभी कभी ऐसा होता है ना, जो कोई बातें ऐसी होती हैं, बड़े अगर वो छोटे बच्चे स्कूल से आकर कुछ सीखते हैं तो अपने माँ बाप को बताते हैं कि नहीं, आज मैडम ने ये बोला था। और ये बात मैंने खुद देखा है, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और बताते हैं कि दीदी जी आपने बोला था कि इसको दिए जलाने के बाद ही आज स्कूल जाना, तो जिद करके पड़ा है कि आज हमें नर्मदा जी के किनारे जाकर बोलता है जलाना, जलाओ, उस किनारे जलाओ। तो बच्चे जो आकर उनकी माएँ हमें बताती हैं कोई चीजें, हम उनको बताते हैं बच्चों को कि नहीं, माँ को बोलो कि जल में दिए प्रभावित नहीं करने हैं, आपको किनारे रखने हैं। क्योंकि पता है, जल में मछली रहती है, अगर मछली को, मतलब उनको उनके लैंग्वेज में समझाना पड़ता है कि अगर उसको बताओ, अगर वो उसको कुछ हो जाएगा, अब क्या करोगे, कहाँ से उसको, आप जाते हो डेली आटा खिलाने के लिए, उसको दाना डालने के लिए, अगर मछली नहीं रहेगी तो कैसा लगेगा आपको अच्छा लगता है ना देखना। तो बताते हैं कि हाँ जी, अगर मर जाएगी तो उसकी माँ ढूंढेगी, कहाँ जाएगी। तो बोलते हैं हाँ ये तो है। तो वो इसी छोटी छोटी चीजें, बातें जो होती हैं, हम चाहते हैं कि जो जल संरक्षण का जो भी प्रोग्राम है या जो भी चीजें हैं, ये क्यों ना हम पाठ्यक्रम में इनके लगा दिया जाए। जस्ट एक पाठ्यक्रम में, वो नहीं कि क्वेश्चन आंसर लिखकर, ऐसे राइटिंग लिखकर उसको फिनिश कर दिया जाए, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसपे कई सारे कंपटीशन भी होने चाहिए, पोस्टर मेकिंग भी होनी चाहिए, और कुछ पैदल, जैसे कि आप परिक्रमा किए हो, तो कुछ वहां पे थोड़ी थोड़ी दूरों पे लोग पैदल जाकर देखें। अब उनको पानी, जैसे कि जाकर अपना देखे, कहे, सोचे कि जहाँ पे 21 मील तक अगर जाती हैं औरतें पानी लाने के लिए, आपको पैदल उतना चलना पड़े, पानी न मिले,
तो आपको कैसे लगेगा? कुछ स्लोगन वहां पे लिखवाएंगे नर्मदा तट के किनारे, स्लोगन जो आपको पानी से संबंधित जो होती है वो चीज। यहाँ तक कि भारत पूरा जो हमारा कहते हैं ना कि हमारे शरीर में भी 70% पार्ट है, और हमारे जो शरीर के जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती है, उसके में भी कितने ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन होते हैं, तो हमारे जो सेल्स होती है, सेल्स में भी उसके भी कई सारे सेल ऑर्गन होते हैं। हम उसके भी ऑर्गन होते हैं जिससे कि एनर्जी जनरेट होती है कुछ कोई चीज से, तो उसमें भी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो जब हम अब सोचते हैं कि वाकई जल ही जीवन है, ये पहले समझ आई। और नर्मदा जी तो तपस्वी कब मानी गई है, हम इनके किनारे यहाँ पर हैं, तो हमें लगता है कि देखो हम जब से यहाँ आए हैं नर्मदा जी के किनारे, तब से ये लगता है कि वाकई नहीं, अब मेरा जीवन अब शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि हम छोटे स्तर पे ही शुरुआत करें, जल संरक्षण के बारे में बताएं और बच्चों को ही बताएं, ताकि वो अपने, एक बच्चा जाएगा तो उनके अपने घरों में भी बताएगा कि कितना पानी पीना है, कितना जरूरी है। और बच्चे अपने साथ अपनी पानी की बोतल्स लाते हैं, उसको हम लोग बताते हैं कि आपको कितना, कभी कभी ऐसा होता है कि पानी थोड़ा सा पिया बोतल में, मैंने ट्रेनों में भी देखा है, थोड़ा सा पिया, जो बचा दिया। अगर हम बोतल हम फेंक देते हैं, वही कोई गरीब बैठा रहता है, वो बोतल उठाकर बचा हुआ पानी लेता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एजुकेटेड लोग भी ये गलतियां कर लेते हैं कि ट्रेनों में जाते हैं और पानी थोड़ा पीते हैं, कभी उसको छोड़ के चले आए, तो काम हो गया, घर पे पानी रखा ही, घर पे पानी है, तो कुछ एजुकेटेड हैं जो कि पानी की वैल्यू समझते नहीं है, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी नहीं समझते। तो हमें एक जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में आने वाली है पानी को लेकर, एक नया अच्छी है और आप जो भी मुझे कहेगी, मैं जो भी सकती हूँ, क्योंकि जल ही जीवन है। जीवन ही नहीं रहेगा तो और कार्य तो बात की बात है, और कार्य का होना संभव ही नहीं है। ना हमारा पर्यावरण रहेगा, ना हमारी संस्कृति रहेगी, ना हमारे संस्कार रहेंगे, और ना हम सुखी रह पाएंगे। तो पहले हमारी वो चीज बुद्धि में आए। अब बुद्धि जो है वो हमें प्रेरित करे हमारे हृदय को, फिर हृदय जो होती है वो स्वीकृति दे आपको हाथों को करने के लिए कि क्या कार्य करना है। तो हमेशा बुद्धि, हृदय और हाथ को ध्यान रखते हुए, तो सब हाथ, कभी कभी कोई लोग होते हैं कोई चीजें सोचते हैं हृदय से, और हृदय सोचते हैं जिसको सोचना चाहिए था बुद्धि से, लेकिन वो सोचते हैं हृदय से। अब वो बुद्धि का विषय है, उसको सोचो कि क्या करना है। एक मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, और कि यही स्थिति क्षेत्र में अर्जुन के साथ थी। मुझे अभी बात वो याद आई कि वो लड़ाई उसकी किसके साथ हो रही थी, अपनों के साथ तो हो रही थी। आज भी हम किसके लड़ रहे हैं, आज हम जल के लिए लड़ रहे हैं, और किसको हम बता रहे हैं, ये जो पूरे समाज में जो लोग हैं उन्हीं को तो बता रहे हैं। अर्जुन तो सिर्फ बहाना था ज्ञान देखने का। तो वो बोलने लगा, गीता में श्लोक है, सिद्धांति मम गातारी मुखम च परिशुष्यते, बताया कि मतलब मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरी मुख क्या इतना सखा स्वयं भगवान कृष्ण मुझको भी लग रहा था कि मैं कैसे युद्ध करूं सामने वालों से। कभी कभी जब हम कोई चीजों में अटक जाते हैं कभी, तो हम उस सिचुएशन को याद कर लेते हैं, उस स्थिति को, कि आखिर उस समय अर्जुन की स्थिति क्या थी। वो अपनों के बीच खड़ा था, समझ नहीं पा रहा क्या। आज अपनों के बीच खड़े, उनको ना हम डांट सकते हैं, सलाह कर तो आपका जो है ये
जो श्रृंखला आपने चलाई है जल संरक्षण के लिए, ये बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। मैं आपके साथ हूँ और आप मुझे जब भी आप कोई आदेश करेंगी, इसमें आदेश ही नहीं कहूंगी क्योंकि चलाई आपने है। नहीं, मैं सिर्फ निवेदन कर सकती हूँ, आपका जो पद है वो मुझसे हमेशा बड़ा रहेगा। आप बड़ी हैं ज्ञान में और अनुभव में, और आपने खुद ही मुझे सॉल्यूशन दे दिया कि बिल्कुल हम जैसे ही थोड़ा सा कोरोना काल ठीक होता है और स्कूल अपना पुरानी गति से आएंगे, तो सबसे पहले हम उन बीजों में ही पानी देंगे ताकि वो पानी की कीमत समझें, और फिर एक नए तरह का भारत ऐसा तैयार हो जाएगा जो जल के प्रति संवेदनशील होगा। बजाय पढ़े हुओं को पढ़ाने से अच्छा है कि कुछ जो बिना पढ़े हैं उनको सिखा लिया जाए। तो इसमें मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए रहेगा। और आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सब नर्मदेहर की धरातल के लोगों से जो शेयर की, वो हम सब के काम आएंगी। हालांकि सिग्नल बहुत ब्रेक हो रहे थे और लोग बहुत कान लगा के आपको सुन रहे थे, आपकी बातों को, क्योंकि मुझे तो वो रोज ही सुनते हैं, तो जब आप लोग शाम में आते हैं तो उनका उत्साह अलग होता है, कुछ नयापन लगता है। मैं तो रोज ही उनको वो पढ़ाती रहती हूँ, जल है तो जीवन है। एक नए तरीके से आपने जल के प्रति उनको परिचित कराया। और फिर किसी दिन मैं आपसे आग्रह करूंगी कि समय लेके और एक सही नेटवर्क के साथ आप फिर से हमसे कुछ सुझाव ऐसे ही साझा करें। और आपको मेरा प्रणाम, ग्वारी घाट में बहती नर्मदा को मेरा प्रणाम। नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत, जय विराट। जय विराट।